पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि जब अकबर को ज्ञात हुआ कि मिर्जाओं ने गुजरात में आकर फिर से बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है तथा खंभात पर अधिकार करके अहमदाबाद को घेर लिया है, तो अकबर अपने धाय भाई अजीज कोका की सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया तथा उसी समय गुजरात के लिए रवाना हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि अकबर ने अपने 27 सेनापतियों को पाटन पहुंचने का आदेश दिया तथा स्वयं एक तेज सांडनी पर सवार होकर कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ गुजरात की ओर दौड़ा। वह रविवार को सीकरी से रवाना हुआ था और मंगलवार की सुबह नाश्ते के समय अजमेर पहुंच गया। अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाकर ख्वाजा से सहायता की याचना की तथा दरगाह के लोगों में बख्शीश बांटे। दिन भर वह दरगाह के पास बने अजमेर के किले में विश्राम करता रहा और शाम होने पर घोड़े पर बैठकर गुजरात के लिए चल दिया। अगले दिन सुबह अकबर मेड़ता पहुंच गया। अबुल फजल ने लिखा है कि इस समय तक शाह कुली खां महरम, सईद मोहम्मद खां बारहा, मोहम्मद कुली खां तोकबाई मेड़ता से भी आगे निकल चुके थे। अकबर ने बहुत थोड़ी देर के लिए मेड़ता में विश्राम किया और फिर घोड़े पर बैठकर जैतारण की ओर चल दिया। कुछ देर जैतारण में ठहरने के बाद अकबर फिर से रवाना हो गया। तब तक शाम हो चुकी थी और अकबर घने जंगल से गुजर रहा था। अकबर ने रात के अंधेरे में शिकार खेलने का विचार किया। थोड़ी ही देर पर अकबर को एक काले हिरण की परछाई दिखाई दी। अकबर ने एक शीघ्रगामी चीता हिरण के पीछे छोड़ा तथा यह विचार किया कि यदि यह चीता इस हिरण को पकड़ लेगा तो अवश्य ही मोहम्मद हुसैन मिर्जा हमारे हाथ आ जाएगा। कुछ देर की भागम भाग के बाद चीते ने हिरण को दबोच लिया। दर्शकों को बताना समीचीन होगा कि इस क्षेत्र में आज भी काले हिरण बड़ी संख्या में मिलते हैं। मध्य रात्रि तक अकबर सोजत पहुंच गया, जो वर्तमान में जोधपुर के निकट पाली जिले में स्थित है। अकबर ने वहीं पर विश्राम करने का निश्चय किया। बृहस्पतिवार के सूर्योदय तक अकबर ने सोजत में विश्राम किया। अकबर सिरोही होते हुए गुजरात जाना चाहता था, किंतु उसके सेवक उसे जालौर होते हुए गुजरात ले जाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिरोही के रास्ते गुजरात जाने में डर लगता था। वे अकबर को भुलावे में डालकर जालौर की तरफ वाले मार्ग पर ले गए। जब अकबर जालौर पहुंचा तो अपने अधिकारियों पर बहुत नाराज हुआ। शुक्रवार की प्रातः अकबर जालौर से आगे बढ़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक शेर दिखाई दिया। अकबर के दरबारियों ने उस शेर का शिकार करने का विचार किया, किंतु अकबर ने उन्हें शेर का शिकार करने से रोक दिया और आगे बढ़ता रहा। मार्ग में एक स्थान पर अकबर की अग्रिम सेना ने अकबर के लिए एक खेमा लगा रखा था। जब आसपास के क्षेत्र में रहने वाले घोड़े के व्यापारियों को ज्ञात हुआ कि शहंशाह यहां से होकर निकलने वाला है, तो वे बहुत से घोड़े लेकर खड़े हो गए ताकि शहंशाह को घोड़े अच्छे दामों पर बेचे जा सकें। अकबर ने उन लोगों के घोड़े खरीदकर अपने अमीरों एवं सेवकों में वितरित कर दिए। आधी रात के समय अकबर ने यह खेमा भी छोड़ दिया और घोड़े पर बैठकर चल दिया। अगले दिन शनिवार की आधी रात तक अकबर लगातार चलता रहा। रविवार के अंत तक भी उसने बहुत कम विश्राम किया और सोमवार की सायं को वह पाटन से 20 कोस दूर डीसा पहुंच गया। अकबर इतनी तेजी से क्यों चल रहा था और अपनी इस यात्रा का काफी हिस्सा रात में क्यों पूरा कर रहा था? इसका एक विशेष कारण था। अकबर किसी भी कीमत पर नहीं चाहता था कि उसके आने की सूचना शत्रु को पहले ही मिल जाए। अकबर अपने शत्रुओं को अपने अचानक आगमन से चौंकाना चाहता था, ताकि उन्हें संभलने का मौका दिए बिना ही दबोचा जा सके। अकबर यह भी नहीं चाहता था कि अकबर के आने की सूचना पाकर उसके शत्रु अहमदाबाद पर आक्रमण करके अजीज कोका को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। संभवतः अपने धाय भाई
अजीज कोका को लेकर अकबर के मन में कोई दबी हुई कुंठा भी काम कर रही थी। अपने एक धाय भाई को तो अकबर ने स्वयं ही मरवा डाला था और अब अकबर नहीं चाहता था कि उसका दूसरा धाय भाई अकबर की किसी ढिलाई की वजह से मारा जाए। इसलिए अकबर रात रात भर चलकर गुजरात की तरफ दौड़ा जा रहा था। डीसा से एक संदेशवाहक पाटन की ओर दौड़ाया गया ताकि वहां से एक सेना तुरंत अहमदाबाद के लिए रवाना की जा सके। अकबर स्वयं पाटन को एक तरफ छोड़ता हुआ डीसा से सीधे ही अहमदाबाद की ओर बढ़ गया। बालिसाना पहुंचकर अकबर रुका। पाटन से अकबर की सेना भी आ पहुंची। अकबर ने अपने पीछे आ रही सेना की भी प्रतीक्षा की। जब ये सारी सेनाएं एकत्रित हो गईं तो उन्हें क्रमबद्ध किया गया। बैराम खां का पुत्र रहीम खां पाटन का सूबेदार था। वह भी पाटन की सेना के साथ अकबर के समक्ष हाजिर हुआ। इस समय रहीम 16 साल का हो चुका था और सेना का नेतृत्व कर सकता था। अकबर ने उसे अपनी सेना के मध्य भाग का अध्यक्ष नियुक्त किया। खान किला को दाएं पक्ष का, वजीर खां को बाएं पक्ष का, मोहम्मद कुली खां को हरावल का नेतृत्व सौंपा गया। बादशाह ने स्वयं को अल्तमश में रखा। उसके साथ 100 चुने हुए खूंखार सैनिक थे जो पलक झपकते ही आदमी की जान ले लेते थे। मुगल काल में अल्तमश सेना के सबसे अंतिम भाग को कहते थे। यह भाग मुख्य सेना से कुछ दूरी बनाकर रखता था। जब हरावल और मध्य सेना अपना काम कर चुके होते थे तब अल्तमश आगे बढ़कर शत्रुओं का तेजी से सफाया करता था। हमने अब तक अकबर के जिन अभियानों की चर्चा की है वे सब किसी न किसी दुर्ग पर हुए थे। यह पहला अवसर था जब अकबर खुले मैदान में अपने शत्रु का सामना करने जा रहा था और युद्ध के मैदान में वह स्वयं भी उपस्थित रहने वाला था। बालिसाना से कुछ संदेशवाहक अहमदाबाद की तरफ दौड़ाए गए। उन्हें खाने आजम तक यह संदेश पहुंचाना था कि शहंशाह मिर्जाओं और गुजरातियों की सम्मिलित सेना पर हमला करने आ गया है। आप लोग भी नगर के दरवाजे खोलकर शहंशाह से आकर मिल जाएं। बादशाह घोड़े पर सवार होकर बालिसाना से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ। वह रात भर घोड़े पर चलता रहा और कुछ दिन चढ़े वह चैताना नामक गांव में पहुंचा। यहां पर शेर खां फुलादी के स्थानीय सेनापति रावलिया ने अकबर का रास्ता रोका। उसके सैनिकों ने दुर्ग से बाहर निकलकर शाही सेना पर आक्रमण किया। अकबर की सेना ने बहुत कम समय में रावलिया के बहुत से सैनिकों को मार डाला। बचे हुए सैनिक भागकर दुर्ग में चले गए। इस पर अकबर ने आगे का मार्ग पकड़ा। 2 कोस तक चलते रहने के बाद बादशाह रुक गया। यहीं पर यूसुफ खां और कासिम खां भी अपनी सेनाएं लेकर आ गए। उनके आने के बाद बादशाह फिर रवाना हुआ और अहमदाबाद से 3 कोस पहले जाकर रुक गया। यहां से उसने आसफ खां को अहमदाबाद भिजवाया ताकि वह खाने आजम को संदेश पहुंचा सके कि शाही सेना आ पहुंची है। वह भी नगर के द्वार खोलकर अपनी सेना को बाहर लड़ने के लिए ले आए। अगली कड़ी में देखिए, अकबर के हिंदू सेनापतियों ने कवच को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।